Hello dear students, welcome to AEC Plus, the digital platform of advanced engineering classes। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग और ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। हम अभी तक पढ़ चुके हैं काफी सारा रेल्स के बारे में, डिफेक्ट्स इन रेल्स के बारे में, कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है, एजिंग ऑफ स्लीपर्स क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि हमारे पास कितने अलग अलग तरह के रेल को ज्वाइन करने के तरीके होते हैं। आज हम जानेंगे कि हम रेल्स की वेल्डिंग क्यों करते हैं, क्यों हम जॉइंट्स पर फास्टनर्स की बजाय, कनेक्शंस की बजाय हम रेल्स को ज्वाइन जो है वो वेल्डिंग से भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। इन टुडेज लेक्चर हम बात करने वाले हैं इनटू दी lecture number 3 of railway engineering. So far what we have discussed is, इसी को हम यहां से देख लेते हैं। फाइन, चलिए तो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है रेल जॉइंट्स के ऊपर। हम रेल्स को जब डिफरेंट रेल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है सो दैट वी गेट अ कंटिन्यूअस पाथ विदाउट द डिसअलाइनमेंट ऑफ दिस रेल्स, हमें इनको आपस में ज्वाइन करना पड़ता है, जिसे हम रेल जॉइंट कहते हैं। सो रेल जॉइंट्स आर नेसेसरी टू होल्ड टुगेदर द एडजॉइनिंग एंड्स ऑफ द रेल्स इन करेक्ट पोजीशन बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। किसी भी कंडीशन में दोनों डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप से जाने जाते हैं। आइदर वी कॉल इट एज सपोर्टेड रेल जॉइंट, मतलब जो जॉइंट है वो जॉइंट के नीचे हमें सपोर्ट मिलेगा। सस्पेंडेड रेल जॉइंट, जो जॉइंट है वो नीचे से खुला हुआ है, मतलब सस्पेंशन रहेगा। ब्रिज रेल जॉइंट, मतलब जॉइंट जो है हमारे पास रेल के बीच में, उस पर हम एक ब्रिज की तरह सपोर्ट दे रहे होंगे। कॉम्प्रोमाइज जॉइंट, कॉम्प्रोमाइज जॉइंट मतलब भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, ज्वाइन करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि कंडीशन बन रही है, वरना दोनों चीजें अलग अलग है, कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन बन रही है। वन इज रेफर्ड एज बेसिकली दी एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट मतलब दो रेल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड दोनों हो सकती है, तो बीच में जगह छोड़नी पड़ती है, ऐसे टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं एक्सपांशन जॉइंट। सबको एक करके देखते हैं जरा, हमारे पास ये रेल्स के अंदर जो जॉइंट्स है वो कंडीशन कैसे बन रही है। सो व्हेन आई से सपोर्टेड रेल जॉइंट, साफ दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास ये रेल सेक्शंस होंगे और ये रेल सेक्शंस के बीच में हमारे पास यहां पर हम इन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट्स। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हमें ज्वाइन दे रहे हैं और नीचे एक सपोर्ट है तो उसे कहते हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट। When the rail ends rest on a single sleeper called joint sleeper, the joint is termed as supported rail joint। कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। These are basically referred as the fish plates, fish bolts है हमारे पास। तो अगर एक सिंगल स्लीपर के ऊपर ये हमारे पास जॉइंट सस्पेंडेड होता है, सॉरी जॉइंट हमारे पास रखा हुआ होता है, तो वो स्लीपर को कहते हैं जॉइंट स्लीपर, और हमारे पास ये जो जॉइंट है विल नाउ बी रेफर्ड एज दी सपोर्टेड रेल जॉइंट। बात करते हैं आगे। हमारे पास अगर ये जॉइंट कुछ इस प्रकार दिखाई दे कि हमारा यहां पर इन रेल्स के बीच में व्हाट डू वी हैव, अगर यहां पर हम हमारी इन रेल्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो जॉइंट है वो हमारा हवा में सस्पेंडेड है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो नहीं होता है, तो ऐसे जॉइंट को बेसिकली हम कहते हैं सस्पेंडेड रेल जॉइंट। When rail ends are projected beyond sleepers called shoulder sleepers, इन दोनों स्लीपर को क्या कहा जाएगा, this will now be referred as the shoulder sleepers। तो ध्यान रखिएगा, उसे बेसिकली जॉइंट स्लीपर कहा गया था, इन्हें क्या कहा जाता है, शोल्डर स्लीपर्स। शोल्डर स्लीपर्स called shoulder sleepers, the joint is termed as suspended rail joint। ध्यान रखने वाली बात है। Another joint that we have is bridge rail joint।
जब हमारे पास दो रेल्स को ज्वाइन करना होता है और ब्रिज हम बीच में अगर हमारे पास सस्पेंशन क्रिएट हो रहा है तो हम नीचे से सपोर्ट देते हैं। ये ब्रिज ऑफ मेटल हमारे पास यहां पर एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो ऐसे में हम इसको क्या नाम देते हैं? ब्रिज रेल ज्वाइंट। चाहे ये सपोर्ट मेरे पास एक प्लेन मेटल के रूप में हो या फिर एक ब्रिज प्लेट के रूप में हो, चाहे वो हमारे पास आर्च्ड हो या चाहे हमारे पास वो स्ट्रेट हो। सो व्हेन रेल्स एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द स्लीपर्स एज इन केस ऑफ सस्पेंडेड जॉइंट एंड दे आर कनेक्टेड बाय द फ्लेट और अ कोरुगेटेड प्लेट। कौन सी कोरुगेटेड प्लेट? याद आ रहा है? कोरुगेटेड। हमने डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था, कोरुगेशन ऑफ रेल्स। जो रेल खराब हो जाती है, अगर बिल्कुल ही खराब हो गई है, ग्राइंडिंग करके नहीं सही हो सकती, उनको हम निकाल लेते हैं और उनको हम फिर फर्दर बैंड करके उससे क्या बना लेते हैं? जॉइंट बना लेते हैं सपोर्ट के लिए। तो हमारे पास द जॉइंट इज टर्म्ड एज द ब्रिज रेल जॉइंट। बात करते हैं आगे। अनदर वन इज रेफर्ड एज द कॉम्प्रोमाइज जॉइंट। अब जरा देखो यहां पर अंतर क्या दिखाई पड़ रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? जो आपके पास ये फिश प्लेट है, यहां पर यहां से यहां तक साइज अलग है, यहां से यहां तक साइज अलग है। आपके पास ये वाली जो रेल है और ये वाली रेल है, दोनों में डिफरेंस है। इफ यू कैन वेरी क्लियरली सी, यहां पर और यहां पर आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया कि दो अलग अलग साइज के रेल ज्वाइंट्स करने पड़ रहे हैं हमारे पास। दो अलग अलग साइज के रेल क्यों ज्वाइंट्स करने पड़ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल प्रोफाइल चेंज कर जाती है हमारे पास, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन सोइल प्रोफाइल वी शिफ्ट फ्रॉम, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, जरूरी नहीं ऐसा होगा हमेशा। वी शिफ्ट फ्रॉम 52 MR टू 62 MR। 52 MR की रेल से 62 MR पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारे पास जिससे क्या हो पाएगा? सो दैट स्पीड हम बढ़ा सके, सो दैट स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने 52 MR की रेल्स 130 kmph से नीचे के लिए हम यूज करेंगे और हमारे पास 62, मैंने गलत लिख दिया है, हमारे पास दिस विल नाउ बी रेफर्ड एज 60 MR। तो 60 MR की रेल्स हमारे पास हम कब प्रेफर कर लेते हैं? जब हमारे पास क्या होगा? थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हम कर पाते हैं, एट ए स्पीड लेसर देन 160 kmph। तो उस केस में हम क्या कर पाते हैं? स्पीड अच्छी अचीव कर पाते हैं। मुझे अगर अपने ट्रैक पे किसी एक पोजीशन के बाद स्पीड अच्छी अचीव करना है तो मुझे रेल चेंज करनी पड़ेगी। इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, आई विल हैव टू ज्वाइन देम। तो ज्वाइन करने के लिए अब एक जैसी साइज की फिश प्लेट काम नहीं आ पाएगी, हमारे पास वो अलग अलग साइज की फिश प्लेट होगी और दो अलग अलग डिफरेंट रेल सेक्शंस। जब दो डिफरेंट रेल सेक्शंस आर ज्वाइंड बाय फिश प्लेट, द जॉइंट इज टर्म्ड एज द कॉम्प्रोमाइज जॉइंट। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, अनदर कंडीशन दैट वी हैव इज द एक्सपांशन जॉइंट। जब हमारे पास हमारे ये रेल्स में कंडीशन बनती है कि थर्मल एक्सपांशन टेम्परेचर की वजह से हम अलाउ करना चाहते हैं एंड्स पर, तो एंड्स पर अलाउ करना चाहते हैं तो हम इस तरह से जॉइंट बनाते हैं कि वहां पर एक गैप बनी रहे। हमारे पास गैप इज यूजुअली इक्वल टू 1.5 mm से 3 mm तक की बेसिकली जो हम गैप लेकर चलते हैं, जिससे कि हमारे पास एक फ्री एक्सपांशन मिल सके, हमारे पास फ्री एक्सपांशन मिल सके। ऐसे टाइप के जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? रेफर्ड एज एक्सपांशन जॉइंट। तो जॉइंट्स बस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट जॉइंट दैट वी हैव इज द वेल्डेड जॉइंट। अब वेल्डेड जॉइंट हमारे पास सिंपल सी कंडीशन है, आपने रेल्स को लिया, एंड्स पर वेल्ड कर दिया, खेल खत्म। तुम्हें याद आ रहा होगा जब हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ द रेल्स के बारे में, तो मैंने कहा था कि ना बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ रखी जाती है और ना बहुत छोटी। बहुत छोटी कर देंगे तो नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे।
और नंबर ऑफ जॉइंट्स बनाने के लिए फास्टनर्स और अलग अलग अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, जिससे ट्रैक के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी जो हम चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे सेक्शंस नहीं रख सकते। फिर बात आती है, फिर बड़े सेक्शन रख लो, तो कितने बड़े रख लो, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं रख सकते, जिससे कि क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगा, प्रॉपर हमारे पास एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमने उसका एक इलाज ढूंढ लिया कि ठीक है, बनाओ छोटे छोटे 13-13 मीटर के बनाओ, उन्हें ट्रांसपोर्ट करो, यहां लाओ, रखो और ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दो, कैसे ज्वाइन कर दो, या तो जो अभी तक समझते आ रहे हैं वो फिश प्लेट लगाओ, नट बोल्ट लगाओ, ज्वाइन कर दो, लेकिन उससे वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, क्योंकि वो एक्चुअली में है तो ज्वाइंट ही। अब हम चाहते हैं कि हमारे रेल के अंदर रिजिडिटी बढ़ाएं, जिससे कि लेटरल स्टेबिलिटी अच्छी आ जाए, जिससे कि हमारे पास वो जो हम चाहते हैं कि भाई ट्रैक ऐसा हो कि बिल्कुल भी ना हिले, ट्रेन किसी भी स्पीड पे हम लेके चले जा सके। उसके लिए हमने जॉइंट्स को वेल्ड कर दिया। अब ये पूरा जॉइंट हमारे पास लगातार 3 रेल, लगातार 5 रेल, लगातार 10-10 रेल एक साथ एक हमने जो है वो बना दी, कैसे, वेल्ड करके। तो इससे क्या होता है, ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हमारे पास वेल्डेड जॉइंट्स आर बेसिकली कंसीडर्ड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट इन द रेल्स। अब इन्हीं जॉइंट्स को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, या तो हम उसे शॉर्ट वेल्डेड रेल कह देते हैं या लॉन्ग वेल्डेड रेल कह देते हैं। अगर शॉर्ट वेल्डेड रेल है तो हमारे पास वो 2, 3, 5 ऐसी छोटी क्वांटिटीज की अगर रेल्स को ज्वाइन करते हैं आपस में और आखिरी में एंड छोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है हमारे पास रेफर्ड एज दी शॉर्ट वेल्डेड रेल। अगर हम 1-1 किलोमीटर तक के ट्रैक को वेल्ड कर देते हैं तो वो कहलाता है लॉन्ग वेल्डेड रेल्स। और अगर हमारे पास और ज्यादा बड़ी, मतलब 1 किलोमीटर तक की रेंज में लेके चल रहा हूं, वो लॉन्ग वेल्डेड रेल या कंटिन्यूस वेल्डेड रेल कह दो उसे। अगर उससे छोटी डिस्टेंस होती है 200-200, 300-300 मीटर तक की, तो उसे लॉन्ग वेल्डेड रेल कह देते हैं। अभी इससे हमारे पास जो है वो फायदा क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ जाती है, वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास नीड क्यों है वेल्डिंग ऑफ रेल्स की, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेल्स बाय जॉइनिंग 2 और मोर रेल्स। 2 रेल्स को ज्वाइन करके हम रेल बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द लाइफ ऑफ रेल ट्रैक एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स कम हो जाएंगे, तो हमारे पास फास्टनर्स कम हो जाएंगे। तो फास्टनर्स कम हो जाएंगे तो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखता हूं, नंबर ऑफ जॉइंट्स कम हो जाएंगे हमारे पास, तो फास्टनर्स कम हो जाएंगे। और अगर फास्टनर्स कम हो गए हमारे पास, तो फास्टनर्स के कम होने पर और क्या बेनिफिट मिल जाएगा, फास्टनर्स कम हो जाएंगे तो हमारे पास यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। जॉइंट कम है, फास्टनर्स कम है, हमारे पास एक तो इकोनॉमिकल भी हो जाएगा, क्योंकि अब फालतू के हमारे पास जॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमें टू अवॉइड द यूज ऑफ एक्सपांशन जॉइंट एट द एंड ऑफ द रेल्स, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट हो चुका है। टू रिड्यूस द क्रीप एंड बकलिंग ऑफ द रेल एंड्स, तो रेल एंड्स की बकलिंग तो भाई बच जाएगी। क्यों बच जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहां पर अब हमारी रेल्स के अंदर हमने जो है वो उसे कंप्लीटली ज्वाइन कर दिया है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। टू मेंटेन प्रॉपर गेज एंड अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं हमारे पास रेल्स के बीच में, तो ट्रैक प्रॉपरली अलाइन रहेगा ना, प्रॉपरली मेंटेन रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस के चांसेस ही नहीं, कोई जॉइंट नहीं। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ जॉइंट रिड्यूस हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बढ़ जाता है, हमारे पास अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाता है। अलाइनमेंट गेट्स प्रॉपर फॉर लॉन्गर टाइम। तो उस केस में हमारे पास यहां पर ये पॉसिबल हो पाता है। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है हमारे वेल्डेड जॉइंट्स की। कितने प्रकार के वेल्डेड जॉइंट्स हैं, वी कॉल इट एज शॉर्ट वेल्डेड रेल्स या लॉन्ग वेल्डेड रेल्स। या तो 3 या 5 या 10 रेल लेंथ्स को अगर एक साथ वेल्ड कर देते हो एट बोथ द एंड्स, इट इज टर्म्ड एज शॉर्ट वेल्डेड रेल, SWR कहा जाता है। इंडिया में हमारे पास, इन इंडिया 3
इज द स्टैंडर्ड। 3 इज स्टैंडर्ड मतलब 3 रेल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं टिल द एंड्स, तो ऐसे में हमारे पास वो कहलाता है शॉर्ट वेल्डेड रेल। लॉन्ग वेल्डेड रेल में अगर 200 मीटर लेंथ ऑफ द रेल्स फॉर ब्रॉड गेज और 300 मीटर लेंथ ऑफ द रेल फॉर मीटर गेज आर वेल्डेड एट बोथ द एंड्स, तो हमारे पास इसे कहा जाता है लॉन्ग वेल्डेड रेल। इट्स मैक्सिमम लेंथ कैन गो अप टू दी 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर तक चली जाती है। हमारे पास अगर हम बात करें, एक बनता है अगर आप वेल्डेड रेल्स को 1 किलोमीटर से भी लंबा कर देते हो, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू दी अदर स्टेशन, इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल्स। तो हमारे पास यहां पर अगर बात करें हम कि एडवांटेज क्या मिल जा रहा है, एडवांटेज ऑफ वेल्डेड रेल्स। एडवांटेज ऑफ वेल्डेड रेल्स क्या होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बेहतर हो गई है कि हम हमारे रेल्स को भी क्या कर देते हैं, हम इन रेल्स की इलेक्ट्रिकल सर्किटिंग कर देते हैं। व्हाट डू वी बेसिकली डू इज इलेक्ट्रिकल सर्किटिंग कर देते हैं। मतलब हमारे ट्रैक जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड बन रहे हैं आजकल। तो अगर मैंने वेल्डिंग कर दी, मतलब रेल्स आपस में कनेक्ट कर दी सारी की सारी, तो अगर मैं एक एंड से लेके एकदम बिल्कुल अगले स्टेशन के एंड तक अगर मैं चाहूं ये पता करना कि बीच में हमारे पास कोई डिरेलमेंट तो नहीं हो गया, ट्रैक टूट तो नहीं गया, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, कहीं पर कोई भी ऐसी दिक्कत तो नहीं है, अगर मैंने ट्रैक सर्किटिंग कर दी, अगर मैंने इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक बना दिए और वेल्डेड है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है वो क्या मिलेगा, यहां पर आई विल हैव द बेनिफिट ऑफ ट्रैक सर्किटिंग। मैं अच्छे से कर पाऊंगा। आई बात समझ में? अगर हम अच्छे से कर पाएंगे तो हमारे पास बेनिफिट मिल जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमें नहीं पता चलते हमें पता चल जाएंगे। अगर मैं ट्रैक सर्किटिंग नहीं कर पा रहा, मतलब कहीं पे जॉइंट है, फिश प्लेट से लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो वो इतना बेहतर ट्रैक सर्किटिंग पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए, वो ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, सोचने वाली बात है, जब ट्रेन में चलते तो ट्रेन में बार बार आवाज आती है ना, खड़ंग 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 खड़ंग, क्यों आ रही है? क्योंकि वो गैप है हमारे पास, जॉइंट्स के बीच में गैप बनती है। तो गैप जब बनती है तो गैप में भी क्या होता है, पहिया एक रेल से दूसरे रेल पे आता है तो बीच में गैप बनती है, तो वहां पे वो टकराता है बार बार, तो वो हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो जो हैमरिंग जॉइंट होता है वो हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, उससे बार बार आवाज आती है। अब वो क्रिएट नहीं होगा क्योंकि जॉइंट कंप्लीटली हमारे पास एक कंटिन्यूअस बन चुका है। तो ऐसे में हमारे पास एक हैमरिंग रेल जॉइंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता रेल्स के बीच में। डिस्प्लेसमेंट नहीं होता मतलब रेल अब कंटिन्यूअस है ना, कहीं से भी कुछ कर लो, वो एक रेल बन चुकी है। अब कभी रेल को बीच में से डिस्प्लेस होते तो देखा नहीं, तो यहां से भी नहीं होगा क्योंकि अब वेल्डिंग कर दी है। तो हमारे लिए एक बेनिफिट ये बन जाता है कि हमारा ट्रैक सर्किटिंग प्रॉपर हो पाता है। मेंशन कर लेते हैं इसे, बेटर ट्रैक सर्किटिंग फॉर इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स। ठीक है, वहीं पर हमारे पास नो प्रॉब्लम ऑफ हैमरिंग रेल जॉइंट, जो जॉइंट पे खड़ंग खड़ंग आवाज आती है वो नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास इसके अलावा हैमरिंग रेल जॉइंट के अलावा डी अलाइनिंग ऑफ रेल्स बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे पास। रेल आपस में ऐसे ही बनी रहेगी, कभी भी हमारे पास अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस जॉइंट बना रहेगा। तो ठीक है, तो ये एडवांटेज बन जाते हैं हमारे पास। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द वेल्डेड रेल। अब ये कैसे निकाले हमारे पास लेंथ ऑफ द वेल्डेड रेल, चलिए ठीक है देखते हैं जरा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बात कर लेते हैं कि ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, अब ये मैंने जहां पे जो है कंडीशन समझने की कोशिश की कि भाई कोई भी हमारे पास एक ट्रैक है
उसमें अलग अलग हमारे पास जो है वो स्लीपर्स हमने ले करा दिए हैं। इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास हमारे स्लीपर्स हैं और ये हमारे पास रेल्स है। अब जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी कि हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दी रेल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रेल ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू, मान लेते हैं डेल्टा L के बराबर है, विच इज इक्वल टू डेल्टा L के बराबर। अब क्यों हो रहा है हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रेल ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू डेल्टा L, किसके कारण से हमारे पास, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ डेल्टा T। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T के बराबर, राइट। अच्छा, हमारे पास ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, तो अगर हमने ये इसको प्रिवेंट कर दिया, क्योंकि हमने वेल्डिंग कर दी, प्रिवेंट कर दिया, नहीं होना देना चाह रहे, तो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, हाँ या ना। देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस दैट आर गोइंग टू बी जनरेटेड। तो हमारे पास मुझे ये जानना है यहां पर कि हम बात करते हैं अगर स्ट्रेन इन रेल्स इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L, राइट। और वहीं पर अगर मैं लेना चाहता हूं स्ट्रेस इन रेल्स इज इक्वल टू सिग्मा T विच इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं अच्छा, मैंने उसे डेल्टा L स्मॉल l लिखा है, तो इसे L लिख लेते हैं। सिग्मा T इज इक्वल टू हमारे पास स्ट्रेन इनटू दी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमारे पास यहां पर अगर मैं कंडीशन समझने की कोशिश करूं तो हमारे पास ये जो स्ट्रेन है, जब हम इसके लिए लिखने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे लिए दिस वुड कंप्लीटली बिकम एज, जो भी हमारे पास स्ट्रेन आएगा अगर हम उसको भी लिखना चाहते हैं तो हमारे लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, डेल्टा L बाय L इंटू ES। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, अगर डेल्टा L के लिए रखते हैं L अल्फा T, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास अल्फा डेल्टा T इंटू ES के बराबर। तो अल्टीमेटली हमारे पास रेल्स में जो स्ट्रेस आएगा वो कुछ इतना ही आएगा। तो हमारे पास इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं कि फोर्स कितना डेवलप होगा हमारे पास, देयरफॉर फोर्स डेवलप्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा T इंटू A, और A क्या होगा हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेल्स। तो ये बनता है हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं हम यहां से सिग्मा T उठा रहे हैं, तो हमारे पास अल्फा डेल्टा T इंटू A क्रॉस सेक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास ये जो फोर्स डेवलप्ड है, यही तो वो फोर्स है जो किस पर आ रहा है, रेल्स पर आ रहा है स्ट्रेस के कारण, राइट। अब इन सारे, इस पूरे फोर्स को कौन झेलेगा, सारे के सारे स्लीपर्स। तो हमारे पास
F force will now be resisted by all the sleepers. और अगर हमारे पास and if Fs1 is equal to force resisted by वन स्लीपर, अगर एक स्लीपर ये फोर्स रेजिस्ट करती है तो हमारे पास देयरफॉर नंबर ऑफ स्लीपर्स विल बी इक्वल टू, टोटल कितना फोर्स रेजिस्ट करना है और एक स्लीपर कितना फोर्स रेजिस्ट करती है, तो विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ES इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होल डिवाइडेड बाय FS1, राइट। हमारे पास यहां पर हमें समझना है कि अगर मेरे पास, मान लो मैंने कंसीडर कर ली कंडीशन, ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास ये हमारी लेंथ ऑफ द रेल है, ठीक है, और ये नीचे स्लीपर्स है हमारे पास, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास स्लीपर्स के, जो मान लेते हैं एस के बराबर, मान लेते हैं एस के बराबर। अब ये लेंथ ऑफ द वेल्डेड रेल है जिसपे स्ट्रेसेस जनरेट तो हो रहे हैं, और इन स्ट्रेसेस को कौन झेलेगा, तो मेरे पास यहां से इतनी जो लेंथ ऑफ द रेल है, इतनी जो लेंथ ऑफ द रेल है, एक्चुअली में यहीं पर तो सारे स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, तो ये जो मेरे पास लेंथ ऑफ द रेल निकल कर आता है, दिस लेंथ ऑफ द रेल जो मुझे चाहिए, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, आपको नहीं पता, आपको लग रहा है किसके बराबर है लेंथ ऑफ द वेल्डेड रेल, इन दो स्लीपर्स की स्पेसिंग के बराबर, तो यहां से व्हाट आई कैन राइट इट एज लेंथ ऑफ वेल्डेड रेल इज इक्वल टू, अब स्लीपर्स कितने, 1 2 3, नंबर ऑफ स्लीपर्स 3 है लेकिन स्पेसिंग कितनी है 2, तो कैन आई राइट इट एज n-1 इंटू एस, वेर n इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स जो मुझे यहां पर चाहिए। तो अगर जितना भी फोर्स आ रहा है, अगर ये सारा फोर्स 3 नंबर ऑफ स्लीपर्स झेल लेते हैं, एक स्लीपर मतलब एक स्लीपर कितना लोड झेल लेता है, कितना फोर्स झेल लेता है, अगर उसकी वजह से n इक्वल टू 3 आता है, मतलब टोटल मिलाकर इन 3 स्लीपर्स ने इस पूरे L लेंथ ऑफ द वेल्डेड सेक्शन पर आने वाले फोर्सेस को हैंडल कर लिया, राइट, रेजिस्ट कर लिया। तो हमारे पास यहां पर बात यह बन रही है कि अब मुझे निकालना है कि लेंथ ऑफ द वेल्डेड सेक्शन कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो अगर मेरे पास 3 नंबर ऑफ स्लीपर्स ने झेल लिया, तो 3 नंबर स्लीपर्स बीच में स्पेसिंग कितनी है 2s के बराबर, तो 3 - 1 इक्वल टू 2s के बराबर लेंथ ऑफ द वेल्डेड रेल। लेकिन अब मुझे दोनों तरफ चाहिए, तो उसके लिए जरा बात करते हैं, लेंथ ऑफ वेल्डेड रेल ऑन both tracks is equal to 2n - 1 equal to s के बराबर, where s is the spacing of the sleepers। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से निकाला सकता है लेंथ ऑफ द वेल्डेड रेल के बराबर, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास एक ऐसी मिनिमम लेंथ हमारे वेल्डेड रेल की
on both the ends of the track required such that portion of rail between it does not undergo expansion or contraction. ऐसी लेंथ को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग लेंथ. एक इतनी लेंथ कि हमारे पास उसके बीच में, उसके अंदर टेम्परेचर के कारण वो एक्सपांड तो करना चाहती है लेकिन एक्सपांड नहीं कर पा रही क्योंकि रेजिस्टेंस है. किसके द्वारा? नीचे के स्लीपर्स के द्वारा. तो ऐसी कितनी लेंथ ऑफ द रेल है हमारे पास, वेल्डेड रेल, जिसके बीच में कोई भी एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, उसी को बेसिकली कहा जाता है ब्रीदिंग लेंथ. इज बेसिकली रेफर्ड एज दी ब्रीदिंग लेंथ. तो आइए इस पे बात करते हैं. क्वेश्चन हमारे पास, इफ आई टॉक अबाउट कि हमारे पास कैलकुलेट द ब्रीदिंग लेंथ ऑफ द लॉन्ग वेल्डेड रेल बियॉन्ड विच सेंट्रल पोर्शन ऑफ द 52 kg per meter rail would not be subjected to any longitudinal movement due to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज इफ मतलब क्या? डाटा हमारे पास मिसिंग है. चलो ठीक है, देखते हैं जरा. हमारे पास गिवन डाटा यहां पर मेंशन कर लेते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी 52 kg पर मीटर रेल है. मान लेते हैं हमारे पास लगभग होगा इसका 65.15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर. ठीक है. हमारे पास यहां पर हम मान लेते हैं एल्फा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इक्वल टू मान लेते हैं कुछ 11.5 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस. हम इसके अलावा मान लेते हैं हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन द रेल्स स्लीपर्स इक्वल टू 60 सेंटीमीटर के बराबर. हम मान लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास ये कुछ हमारा बेसिक डाटा, और कुछ क्वेश्चन में हमारे पास डाटा की अगर रिक्वायरमेंट हो तो वी कैन बेसिकली पिकअप द डाटा इफ इट रियली रिक्वायर्स. हमारे पास यहां पर ठीक है, फोर्स हमारे पास किसी एक स्लीपर के द्वारा रेजिस्ट किया जाने वाला कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 300 kg के बराबर. यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इज बेसिकली टेकन टू बी, यहां पर इसे 21 इंटू 10 टू द पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेके चला जा रहा है. और 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज है, मतलब डेल्टा टी इज कंसिडर्ड टू बी 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर. ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन. तो हमारे पास अगर हम बात करें फोर्स डेवलप्ड इन द रेल सेक्शन क्या होगा, तो चलिए ठीक है करते हैं सॉल्व इसे. हमारे पास फोर्स डेवलप्ड इन रेल सेक्शन will be equal to alpha delta T ES into area of cross section 11.5 into 10 to the power -6 into 35 into 21 into 10 to the power 6 into 66.15. तो ध्यान समझिएगा, पर डिग्री सेल्सियस से यूनिट कैंसल आउट हो जाती है. केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट सिर्फ बचेगी हमारे पास किस में? केजी में. क्या वैल्यू निकल कर आती है? लेट अस कैलकुलेट इट. (11.5 into 35 into 66.15 into 21 comes out to be 559132.87 kg के बराबर. ठीक है, हमारे पास बात करते हैं नंबर ऑफ स्लीपर्स कितना आएगा?
तो फोर्स डेवलप्ड इन रेल्स होल डिवाइडेड बाय फोर्स रेजिस्टेड बाय वन स्लीपर। तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 559132.87 kg होल डिवाइडेड बाय 300। कितना लिया था हमने? 300 kg के बराबर। कितनी आ जाएगी वैल्यू डिवाइडेड बाय 300? दिस कम्स आउट टू बी 1863.77 कंसिडरिंग इट टू बी 1864 नंबर ऑफ स्लीपर्स आ गया हमारे पास। अगर ये हमारे पास आ चुका है तो अब हम कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा लेंथ ऑफ वेल्डेड रेल इक्वल टू n-1 इंटू एस के बराबर। तो n-1 इंटू एस के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 1864 माइनस 1 इंटू एस। एस क्या आ जाएगा हमारे पास दिया है क्वेश्चन में? एस इज गिवन टू अस एज 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो कर लेते हैं 1864 ये 1863 लिखते हैं इंटू 60 और सेंटीमीटर में है डिवाइड बाय कर लेते हैं 100 कम्स आउट टू बी 1117.8 मीटर के बराबर। अभी तो वेल्डेड रेल सेक्शन आ गया हमारे पास। तो बात करते हैं लेंथ ऑफ वेल्डेड रेल ऑन बोथ साइड इक्वल टू 2 इंटू 1117.8 इंटू 2 2235.6 मीटर के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल कर आता है हमारा वो लेंथ ऑफ द वेल्डेड सेक्शन रेल दोनों तरफ मिलाकर जिसके बीच में कोई भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट या एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक आपका पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले सेक्शन में, जहां पर हम अगले सेशन में हम बात करेंगे ऑन दी स्लीपर्स क्या होते हैं, कितने वेराइटीज के स्लीपर्स होते हैं, क्या उनकी बेसिकली क्राइटेरियाज होते हैं, बलास्ट क्या होता है, फास्टनर्स क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। सो आई होप काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर। एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।